हेलो एवरीवन, मैं सुनील एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एग्जाम सिलेक्शन के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अपनी डेली सुपरफास्ट रिवीजन की टेस्ट सीरीज चल रही थी। बायोलॉजी का लाइव टेस्ट रोजाना शाम को या रात को 9:15 बजे होता है। जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं एक बार इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर शुरू करेंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट 15 प्रश्न लेके आया हूँ और आपको इसका टेस्ट देना है और टेस्ट दे के आपको अपनी तैयारी का आकलन करना है। फिर से बता देता हूँ, ये किसी प्रकार की कोई क्लास नहीं है, ये सिर्फ एक टेस्ट है आपकी तैयारी को जांचने का। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोगों को यहाँ पर चेक करना है कि आपको कितना आता है और जितने भी प्रश्न बताऊँगा बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से लिए गए हैं, बिल्कुल सही के सही आंसर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, मानव शरीर की किडनी को रक्त की आपूर्ति करने वाली रक्तवाहिनी कौन सी है? आप लोगों को जवाब देना है। मानव शरीर में किडनी को रक्त की आपूर्ति करने वाली रक्तवाहिनी कौन सी है? ए है आपका गुर्दे की धमनी, बी है आपकी यकृत धमनी, सी है फुफ्फुसीय धमनी और डी है आपका मन्या धमनी। जवाब देना है ए, बी, सी या डी। कमेंट करके बताना है बेटा और एक बार इसको शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। शरीर में किडनी को ये रक्त की आपूर्ति करने वाली रक्तवाहिनी है ना। यहाँ पर अपन बात करते हैं रीनल आर्टरी। ठीक है, यहाँ पर जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है गुर्दे की धमनी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सबका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको रीनल आर्टरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। इसका जो इंग्लिश में नेम है रीनल आर्टरी के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। नेक्स्ट की अपन बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अगला यहाँ पर दिया गया है वह अंग, प्रश्न दिया गया है वह अंग जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। आप लोगों को जवाब देना है इनमें से कौन सा अंग कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। ए है आपका आंत्र, बी है आमाशय, सी है अग्नाशय और डी है यकृत। वह अंग जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। जवाब देना है बेटा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। कमेंट करके आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। वह अंग जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर ये जो बात हो रही है मानव शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने वाला जो अंग है वो कौन सा हो जाएगा। जिन बच्चों ने इसका डी जवाब दिया है बिल्कुल यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। यकृत का मुख्य कार्य यहाँ पर अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, मुख्य कार्य के अलावा यहाँ पर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। स्टोर करता है, फिर इसके बाद में जो ग्लाइकोजन होता है वो ग्लूकोज में परिवर्तित होकर कहाँ पर स्टोर हो जाता है, वसा कोशिकाओं के अंदर, है ना। किसमें हो जाता है, वसा कोशिकाओं के अंदर स्थानांतरित हो जाता है और वसा कोशिकाओं के अंदर स्टोर हो जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है, अगला प्रश्न संख्या तीसरी यहाँ पर बात करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में से किसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है या किसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। थोड़ा इजी सा सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जवाब देना है बेटा। इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका आउटू ग्रंथि, बी है पैराथायराइड ग्रंथि, सी है पीयूष ग्रंथि और डी है अधिवृक्क ग्रंथि। कमेंट करके बताना है अंतःस्रावी ग्रंथियों में से किसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। मास्टर ग्लैंड, ठीक है, यहाँ पर मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि भी इसे कहा जाता है। एक ही बात है, ग्लैंड या ग्रंथि। बिल्कुल यहाँ पर कुछ बच्चे इसका जवाब देते हैं ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि, है ना। पीयूष ग्रंथि के बारे में अगर अपन बात करें तो इसे पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा और क्या पूछ सकता है, मटर के दाने के समान होती है, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या पूछ सकता है, हमारे सिर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या पूछ सकता है, हालांकि ये हमारे सिर के अंदर पाई जाती है। यहाँ से ऊपर से अगर देखें तो शरीर के मध्य में ये अपना जो नाक वाला हिस्सा है उस नाक वाले हिस्से के जस्ट पीछे का मतलब सिर्फ नाक के पीछे नहीं, नाक के पीछे आगे थोड़ा सा और जाते हैं तो मस्तिष्क का जो मध्य भाग आता है वहाँ पर ये पाई जाती है। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं पीयूष ग्रंथि जो है वो बहुत सारे हार्मोन का स्त्रावण करती है और बहुत सारी ग्रंथियों को क्या करती है, कंट्रोल करती है। इसीलिए इसे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से या पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ पर देखिए, जिन बच्चों ने पीयूष ग्रंथि दिया है बिल्कुल सबका सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि तंत्रिका तंत्र का
कौन सा भाग आंतरिक अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है बेटा। यहाँ पर जवाब देना है तंत्रिका तंत्र का यानी कि नर्वस सिस्टम का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है मेरुदंड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया गया है प्रमस्तिष्क, सी है आपका पश्च मस्तिष्क और डी है मेरुरज्जु। आपको कमेंट करके बताना है तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। बिल्कुल सभी बच्चे इसका सही आंसर करते हैं और बच्चे थोड़े कम हैं, लगातार बच्चों की संख्या बेटा थोड़ी कम है। थोड़ा शेयर करिए इसको, क्लास को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, क्लास लेने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ। आप कहते आप ये सोचते हैं कि सर थोड़े क्वेश्चन टफ लेके आइए। क्वेश्चन अगर शुरुआत में मैं टफ क्वेश्चन लेके आऊँगा तो हो सकता है कि आपका मोरल डाउन हो सकता है, इसीलिए आपको शुरुआत में थोड़े ईजी क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए। यहाँ पर हम बात करते हैं राइट आंसर की, तो बिल्कुल जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सबका सही जवाब है। मेरुरज्जु जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मेरुरज्जु की या मेरु मज्जा या इसको मेरुरज्जु भी बोला जाता है और इसको मेडुला ओब्लांगेटा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, मेडुला ओब्लांगेटा है ना, मेडुला ओब्लांगेटा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है बेटा, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं अगला प्रश्न। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं जो मेरुरज्जु है वो अपने शरीर में कौन कौन सी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है जो क्रियाएँ शरीर के अंदर अपने आप होती है, जैसे दिल का धड़कना, सांस लेना आदि जो क्रियाएँ हैं उनको कंट्रोल करने का कार्य मेरुरज्जु या मेडुला ओब्लांगेटा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है प्रश्न संख्या 5, मानव शरीर में वसा कहाँ पर जमा होती है। यहाँ पर बताना है फैट जो है वो कहाँ पर स्टोर होती है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में अधिचर्म, बी है आपके पास में एडिपोज टिश्यू, सी है यकृत और डी है उपकला। जवाब देना है बेटा ए, बी, सी या डी। कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। अधिचर्म हो जाएगा, एडिपोज टिश्यू हो जाएगा, यकृत हो जाएगा या उपकला हो जाएगा। मानव शरीर में वसा कहाँ पर जमा होती है या स्टोर होती है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर परिवर्तित नाम करके मैंने लिखा है। यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करें तो बच्चे इसका जवाब देते हैं ऑप्शन नंबर बी। कुछ बच्चों ने हालांकि यहाँ पर सी और डी भी जवाब दिया है, लेकिन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको अपन और किस नाम से जान सकते हैं, अगर यहाँ पर एडिपोज टिश्यू की मैं बात करूँ तो इसे अपन वसीय उत्तक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जान सकते हैं, वसीय उत्तक के नाम से भी जान सकते हैं। और वसीय उत्तक का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, हालांकि ऊँट के अंदर भी ये वसीय उत्तक पाए जाते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, जो वसा को स्टोर कर लेते हैं, फिर जब लंबे समय तक किसी जीव को भोजन नहीं मिलता है तो ये वसा ही धीरे धीरे प्रोटीन करके ये टूटने लगती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, घरेलू मक्खी कौन सा रोग फैलाती है। ईजी लग सकता है आप लोगों को, लेकिन इंपॉर्टेंट है। घरेलू मक्खी कौन सा रोग फैलाती है। ए है आपका जुकाम, बी है आपका फ्लू, सी है मलेरिया और डी है टाइफाइड। जवाब देना है घरेलू मक्खी, जिसको अपन और किस नाम से जानते हैं, जिसको अपन मस्का डोमेस्टिका के नाम से जानते हैं। हाउस फ्लाई भी उसको बोलते हैं, मस्का डोमेस्टिका के नाम से जाना जाता है। हाउस फ्लाई भी इसको बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। हाउस कभी कभी परिवर्तित नाम आ जाता है, तो हाउस फ्लाई इसका राइट, हाउस फ्लाई भी इसको बोला जाता है। और जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है डी, बिल्कुल सबका सही जवाब है बेटा, टाइफाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें तो टाइफाइड के अलावा यहाँ पर अगर बात करें तो इसको पीलिया भी लिख सकता है वो, तो पीलिया भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ पर क्या दिया गया है, प्रश्न संख्या 7 है, परागण के दौरान पराग कणों को प्राप्त करने वाला पुष्प का भाग बताना है आप लोगों को। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बेटा, परागण के दौरान पराग कणों को प्राप्त करने वाला पुष्प का भाग। ऑप्शन नंबर ए है अंडाशय, बी है वर्तिकाग्र, बी है वर्तिका, सी है वर्तिकाग्र और डी है आपका बीजांड। जवाब देना है बेटा ए, बी, सी या डी। इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताना है आप लोगों को। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र या बीजांड। बिल्कुल बेटा सभी बच्चों के कमेंट में सही आ रहे हैं, सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है। काफ़ी अच्छी तैयारी है सभी बच्चों की, और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको MCQ की प्रैक्टिस करनी है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एग्ज़ाम सिलेक्शन पर आके करिए, आप किसी भी चैनल पर कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है तो उसके लिए मैं जो लिंक है वो लाइव चैट बॉक्स के टॉप कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और जो पुरानी PDF थी वो भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी थी, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं बच्चे इसका जवाब देते हैं। बिल्कुल जिन बच्चों ने यहाँ पर इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, बिल्कुल सबका सही जवाब है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं वर्तिकाग्र की, तो जो वर्तिकाग्र है उसको अपन स्टिग्मा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, उसको अपन स्टिग्मा के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, वर्तिका या स्टिग्मा। कभी कभी इंग्लिश
नाम आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ये सारे के सारे किसके भाग होते हैं बेटा? पुष्प के भाग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सी ऊर्जा सबसे अधिक निम्न में से कौन सी शर्करा सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करती है? ए है लैक्टोज, बी है सेल्यूलोज, सी है ग्लूकोज और डी है माल्टोज। जवाब देना है बेटा, इसका आंसर क्या होगा? कौन सी शर्करा सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करती है, ये आपसे पूछा जा सकता है ना। इससे संबंधित मैंने एक सवाल भी आप लोगों को करवाया था, तो वो भी आप लोगों को जवाब देना है। बिल्कुल, यहाँ पर अपन बात करते हैं, यहाँ पर अगर अपन राइट आंसर की बात करें तो बच्चे यहाँ पर इसका जवाब देते हैं ग्लूकोज। बिल्कुल, जिन बच्चों ने सी जवाब दिया है ग्लूकोज, सबका सही जवाब है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बात कर सकते हैं कि जो आपका एक सुक्रोज भी ध्यान रखना है। सुक्रोज जो है वो कहाँ किस में पाई जाती है? सुक्रोज शर्करा जो है वो अधिकतर पाई जाती है आपके गन्ने के अंदर। ठीक है, किस में पाई जाती है? गन्ने के अंदर। एक आती है आपकी फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज की बात करूँ तो फ्रुक्टोज शर्करा जो है वो हमेशा किस में पाई जाती है? फलों में पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर अपन बात करें, जो पुष्पीय पादप होते हैं, पुष्पीय जो पादप होते हैं, उन पुष्पीय पादप के अंदर कौन सी पाई जाती है? पुष्पीय पादप के अंदर भी सुक्रोज पाई जाती है। इसके अलावा सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बनती है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एक लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज जो है वो आपके ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बनती है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात समझ में। यहाँ पर बात करते हैं सबसे मीठी शर्करा की पूछता है, तो जो सुक्रोज होती है वो सबसे मीठी शर्करा जो फ्रुक्टोज होती है वो क्या मानी जाती है? सबसे मीठी शर्करा मानी जाती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आपसे पूछता है कि सबसे अधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है, तो ग्लूकोज जो है वो सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाली होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब देना है आप लोगों को। वह पौधा जो बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करता है, वह पौधा जो बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करता है क्या कहलाता है, या उसका नाम क्या है? ए है आपका सरसों, बी है आपका धनिया, सी है आपका फर्न्स और डी है आपका पिटूनिया। जवाब देना है, वह पौधा जो बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करता है। कमेंट करके बताना है बेटा, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ए हो जाएगा आपका सरसों, बी है धनिया, सी है फर्न्स और डी है आपका पिटूनिया। कमेंट करके बताना है बेटा, ए, बी, सी या डी। यहाँ पर बात करते हैं अपन राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है फर्न्स, बिल्कुल कोई बात नहीं, गलत होता है तो कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर सी, जिन बच्चों ने जवाब दिया है सबका सही जवाब है फर्न्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फंड जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो बीजाणु के माध्यम से क्या करते हैं? जनन करते हैं। यहाँ पर फंड के रूप में आप लोगों को ध्यान है, एजोला के संदर्भ में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो एजोला जो है वो क्या है बेटा? एक प्रकार का जलीय फर्न है। क्या है? एक प्रकार का जलीय फर्न है। तो ये प्रश्न भी आपके एक एग्रीकल्चर के एग्जाम में पूछा गया था, तो ये भी आपसे वापस से रिपीट हो सकता है। बायोलॉजी के अंदर भी आ सकता है और एग्रीकल्चर के अंदर भी ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो ये आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या है। नेक्स्ट दिया गया है कि किसी पादप का भोजन ग्रहण करने वाला उत्तक कौन सा है? जवाब देना है, किसी पादप का भोजन ग्रहण करने वाला उत्तक कौन सा होगा? ए है आपका पोषवाह, जिसको अपन फ्लोएम के नाम से जानते हैं, बी है आपका दारू, जिसको अपन जाइलम के नाम से जानते हैं, सी है मृदुतक और डी है आपका श्लेषोतक। जवाब देना है, किसी पादप का भोजन ग्रहण करने वाला उत्तक कौन सा होगा? किसी पादप का भोजन ग्रहण करने वाला उत्तक, बिल्कुल यहाँ पर जवाब देना है ए, बी, सी या डी। कमेंट करके बताना बेटा, इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी। चलिए यहाँ पर अपन बात करते हैं किसी पादप का भोजन ग्रहण करने वाला उत्तक। तो बिल्कुल जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला पोषवाह या फ्लोएम, बिल्कुल जिन बच्चों ने पोषवाह या फ्लोएम जवाब दिया है उन सभी का जवाब सही है। यहाँ पर बात करते हैं जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है? वो एक ट्रांसपोर्टिंग कंपाउंड की तरह कार्य करता है, जो विशेष तौर से जो पदार्थ होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, ट्रांसपोर्टिंग कंपाउंड या ट्रांसपोर्टिंग कंपाउंड का काम कौन करता है? तो फ्लोएम या यहाँ पर बात करें पोषवाह के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा फ्लोएम और जाइलम जो है तने में उपस्थित होते हैं, जो विभिन्न रूप से भोजन और जल को संग्रहण करने का और उसको परिवर्तित करने का कार्य करते हैं, या उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए बेटा क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जवाब की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रश्न पहले पढ़ते हैं। निम्न संधियों में से कौन सी एक हिंज जॉइंट है? जवाब देना है, निम्न में से कौन सी एक हिंज जॉइंट है? ऑप्शन नंबर ए है आपका नितंब, बी है आपका कोहनी, सी है स्कंद और डी है कलाई। जवाब देना है आपको, इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंज जॉइंट की बात करें तो जवाब देना है ऑप्शन नंबर ए है नितंब, बी है कोहनी,
सी है आपका स्कंद और डी है कलाई। कोहनी जिसको अपन एल्बो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और कलाई जिसको अपन रिस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो अब यहाँ पर जवाब देना है कि संधियों में से कौन सी एक हिंज जॉइंट कहलाती है या किसमें हिंज जॉइंट पाया जाता है। हिंज का मतलब समझ गए होंगे, हिंज का मतलब क्या होता है बेटा, हिंज का मतलब होता है कब्जा। कब्जा का मतलब आपको इस प्रकार से समझना है कि जो दरवाज़ा होता है उसमें कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर लगा होता है जो क्या होता है, घूमता है, यानी कि एक हिस्सा दीवार से चिपकता है और दूसरा हिस्सा आपके दरवाजे से चिपकता है, जिससे दरवाज़ा क्या करता है, दरवाज़ा कुछ इस प्रकार से घूमता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं अपन, यहाँ पर वो बीच में जॉइंट होते हैं, तो यहाँ पर बात करते हैं तो कोहनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, कोहनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे एक डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को बताता हूँ, ये आपका हाथ है, तो यहाँ पर जो मूव होता है ये यहाँ से यूँ और यहाँ से ये जो मूवमेंट होता है ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हिंज जॉइंट होता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि मुंह में स्त्रावित लार ग्रंथि किसका पाचन करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मुंह में स्त्रावित लार ग्रंथि किसका पाचन करती है। ए है प्रोटीन का, बी है स्टार्च का, सी है वसा का और डी है विटामिन का। जवाब देना है मुंह में स्त्रावित लार ग्रंथि किसका पाचन करती है। जवाब देना है मुंह में स्त्रावित लार ग्रंथि। बिल्कुल यहाँ पर अपन बात करते हैं मुंह में स्त्रावित लार ग्रंथि की, तो लार ग्रंथि जो है बेटा किसका करेगी। बिल्कुल जिन बच्चों ने स्टार्ट जवाब दिया है बिल्कुल सबका सही जवाब है। मुंह के अंदर क्या होता है, मुंह के अंदर आपके लार होती है, और लार की बात करूं तो लार जो है उसको अपन सलाइवा के नाम से भी जानते हैं, सलाइवा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये स्टार्च का क्या करती है बेटा, पाचन करती है। स्टार्च की बात करते हैं तो स्टार्च सबसे ज़्यादा आलू के अंदर पाया जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, मुख्य रूप से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि मध्य पटलिका मुख्यतः बनी होती है। अब आपको जवाब देना है जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जो मिडिल लेमिला होती है उसका जवाब देना है, उसका जवाब देना है बेटा कि किसकी बनी होती है। ए है पॉलीसेकेराइड, बी है हेमीसेल्यूलोज, सी है मुरेमिक अम्ल और डी है कैल्शियम पैक्टेट। जवाब देना है बेटा क्या होगा इसका आंसर, मध्य पटलिका किसकी बनी होती है। मध्य पटलिका की बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की, हेमीसेल्यूलोज की, मुरेमिक अम्ल की या कैल्शियम पैक्टेट की। बिल्कुल ये प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके नीट के एग्जाम में भी पूछा गया है और जेट के एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, इसलिए मैंने सोचा एक बार इसको रिपीट कर दिया जाए। बिल्कुल यहाँ पर बच्चे इसका जवाब देते हैं ऑप्शन नंबर डी वाला, बिल्कुल सबका सही जवाब है। किसकी बनी होती है बेटा, कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। ये आपसे पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण सवाल है। आगे हम बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है मानव शरीर। देखिए मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, ये भी मैं करवा चुका हूँ, लेकिन कमेंट करके बताना है। अब अच्छा, सबसे छोटी के अलावा सबसे बड़ी भी कमेंट करके बताना है। उस दिन मैंने सबसे बड़ी नहीं बताई थी आप लोगों को, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। सबसे छोटी में बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए है स्टेपीज, बी है पटेला, सी है मेलियस और डी है एक्निस। कमेंट करके ये भी बताना है जो मेलियस ग्रंथि है वो कहाँ पर पाई जाती है, जो स्टेपीज ग्रंथि है वो कहाँ पर पाई जाती है, और जो सबसे बड़ी ग्रंथि आप लोग बताओगे वो कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि का जवाब देना है। बिल्कुल बच्चों के कमेंट आने लगे हैं, बच्चे थोड़ी कम संख्या में हैं, लेकिन अगर रोज़ आपको टेस्ट देना है बेटा तो रोज़ आपको आना ही पड़ेगा। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए आपको क्लास ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर बच्चे जवाब देते हैं ए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपीज। स्टेपीज जो है बेटा कहाँ पर पाई जाती है, कान के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा मेलियस जो है वो भी कहाँ पर पाई जाती है, कान के अंदर पाई जाती है। इसको अपन कर्ण अस्थि के नाम से जानते हैं। इसकी अगर अपन बात करें तो ये जो ग्रंथि है ये किसके समान होती है, हथौड़ी के समान होती है या हैमर साइज़ की होती है। ये भी आप लोगों से पूछ सकता है कि हैमर शेप की जो हैमर हथौड़ी को ही बोलते हैं, तो हैमर शेप जो है वो कौन सी अस्थि का होता है, तो ये ध्यान रखना है मेलियस का होता है। सबसे बड़ी की बात करते हैं तो सबसे बड़ी होती है फीमर, है ना। फीमर की बात करते हैं, फीमर जो आपने जांघ होती है, जांघ की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो जांघ की हड्डी होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, रसारोहण का सहसंजन सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। रसारोहण का सहसंजन सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए है आपका डिक्सन विजोली, बी है आपका प्रिस्टले, सी है मूलर और डी है कोई नहीं। रसारोहण का सहसंजन सिद्धांत का जवाब देना है बेटा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। कमेंट करके आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। रसारोहण का सहसंजन सिद्धांत या सहसंजनवाद भी इसको कहते हैं, इसका क्या जवाब होगा कमेंट करके आप लोगों को बताना है। बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं, बच्चे इसका ए जवाब देते हैं। बिल्कुल जिन बच्चों ने इसका डिक्सन विजोली जवाब दिया है बिल्कुल सबका सही जवाब है, ठीक है, सबका सही जवाब है। तो आज अपनी क्लास को इतना ही करेंगे क्योंकि बच्चे बहुत कम हैं।
बच्चों की संख्या नहीं बढ़ेगी तो बेटा मैं क्लास लेने में थोड़ा असहज महसूस करता हूँ, क्योंकि बच्चे जब तक नहीं आएंगे पढ़ाने का मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं दे दूँगा। और इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं, लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना है। और यहाँ पर एक प्रश्न आपको देके जा रहा हूँ, उसका कमेंट करके बताना है, जो PCR टेक्निक है वो किस वैज्ञानिक ने दी थी। PCR जो टेक्निक है वो किस वैज्ञानिक ने दी थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट बॉक्स में करना है ताकि मैं पढ़ सकूँ आप लोगों के कमेंट। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट को नहीं करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सही इसका सही जवाब देता है। चलिए आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।